नमस्कार। आज जो अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वैकेंसी आया हुआ है उस वैकेंसी के पर्पज से आज ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्लासेज स्टार्ट हुई थी, कुछ परिस्थितियों के कारण जो क्लास है वो कंटिन्यू कहीं नहीं हो पाई, तो आज से वापस जो अपने क्लास स्टार्ट की थी वो रेगुलर क्लासेज मिलने वाली है। तो जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे जो था मौसम और जलवायु का, उस मौसम और जलवायु के कुछ टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे, कुछ घटक अपन ने डिस्कस किए थे। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है वायुमंडलीय आर्द्रता। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सबसे पहले अपने को जानने की जरूरत है कि जो अवस्थाएं होती है पदार्थ की वो 3 प्रकार की होती है। वायुमंडल के अंदर जो जल होता है इस जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले है गैसीय अवस्था। इस रूप में क्या मिलता है? वो है जल वाष्प। इस रूप में क्या मिलता है? वो है जल वाष्प। दूसरी जो अवस्था है वो है तरल अवस्था। तो तरल अवस्था में क्या मिलता है? जल की बूंदें, जल की बूंदें। और तीसरा जो रूप होता है वो होता है ठोस अवस्था, ठोस रूप। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है हिमकण। हिमकण का यहाँ सामान्य सा जो अर्थ है वो है, हिम का मीनिंग होता है बर्फ, यानी कि जब ओलावृष्टि आती है तो वो इसी रूप से आती है। यहाँ समझने योग्य बात क्या है? वायुमंडल में जो जल होता है वो 3 अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। गैसीय रूप में उदाहरण मिलता है जल वाष्प, वाटर वेपर। तरल रूप में वो है पानी की बूंदें। और ठोस रूप में है तो वो है, उदाहरण है हिमकण। इनमें से बात करें अपन जो जल वाष्प होती है, यदि इस आयतन की बात करें तो इसकी मात्रा कितनी होती है? वो होती है 2 से 4%। ध्यान रखना है, कितनी होती है? 2 से 4% होती है। किस रूप में? गैसीय अर्थात यानी कि जो जल वाष्प है इसका आयतन देखे तो कुल वायुमंडल का जो आयतन है उसका कितना, ये 2 से 4% ही हिस्सा बना पा रही है। लेकिन जो तापमान है या जो वायु दाब है उनको प्रभावित करने के लिए ये वायुमंडलीय आर्द्रता काफी होती है और इसी का फसलों पे बहुत पड़ता है, जिसको आज अपन कंप्लीट छोटे से छोटे कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ 3 फॉर्म ध्यान रखनी है। गैसीय रूप में होती है वो है जल वाष्प, तरल रूप में होती है वो है जल की बूंदें, और ठोस रूप में होती है वो है हिमकण। जल वाष्प का अमाउंट कितना है? वो है 2 से 4%। वायुमंडलीय आर्द्रता होती क्या है उससे पहले अपने को समझना है, वो टर्म है आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? आर्द्रता सामर्थ्य को डिफाइन किस रूप में किया जाता है? तो किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित ताप पर यदि कोई अपन एक ताप की वैल्यू ले लेते हैं तो उस तापमान पर एक
घन सेंटीमीटर वायु किसी निश्चित तापमान पर 1 घन सेंटीमीटर वायु कितनी आर्द्रता धारित कर सकती है, या उसके पास में कितनी आर्द्रता को ग्रहण करने की कैपेसिटी है, वही क्या कहलाएगी, आर्द्रता सामर्थ्य कहलाता है। यहां अपने को डिस्कस करना है वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा वो क्या कहलाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। सीधा सा अर्थ है वायुमंडल के अंदर जितनी जल वाष्प की मात्रा है वही क्या कहलाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता कहां पर और किस प्रकार से होगी, तो इसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, यदि अपन पृथ्वी की संरचना देखते हैं या ग्लोब की संरचना देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की लाइनें आती है। एक आती है जो खड़ी लाइनें होती है, जब भी ग्लोब देखा होगा उसमें ऐसी लाइनें दिखाई दी होगी आपको। एक तो होती है खड़ी लाइनें होती है, और एक जो लाइनें होती है वो होती है आड़ी लाइनें होती है। तो जो आड़ी लाइनें होती है, इन आड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। जो आड़ी लाइनें होती है इनको क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है इनको। और जो खड़ी लाइनें होती है इनको क्या कहा जाता है, देशांतर या देशांतरीय लाइनें, रेखाएं कहा जाता है इनको। यहां विशेष रूप से क्या ध्यान में रखना है, जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है इसका नाम क्या है, वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य या इसको कह सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है उसको कहा जाता है विषुवत या भूमध्य रेखा। यदि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहां जो रेखा होगी इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा करक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा होगी उसको कहा जाएगा मकर रेखा। यहां 3 रेखाओं की जानकारी होना आवश्यक है। एक है भूमध्य रेखा, एक है करक रेखा और एक है मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश की जो ग्लोब पे आड़ी लाइनें होती है इनको कहा जाता है अक्षांशीय रेखा, और 0 डिग्री जो रेखा है उसको तो नाम दिया गया है भूमध्य या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को कहा जाता है करक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा है इसको कहा जाता है मकर रेखा। अब यहां अपने को ध्यान देने योग्य क्या बात है कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो कहां मिलती है, भूमध्य रेखा के ऊपर। और इसका कारण क्या है कि जो यहाँ का तापमान होता है वो तापमान ज्यादा होता है, इस कारण यहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता भी क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। यहां से जैसे ही अपन ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो पहले क्या आएगी, करक रेखा और मकर रेखा। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ध्रुव पोलर। दोनों तरफ है ध्रुव पोलर, ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है इसको।
जब कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं या मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तब भी यहाँ जो एरिया है, इस एरिया में वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इन दोनों का मुख्य कारण है यहाँ जो जल वाष्प है, इस जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, जल जो दाब है वो क्या होता है, अधिक होता है यहाँ पे। इस कारण यहाँ की जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो अधिक होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ तीन बातें ध्यान रखनी है। भूमध्य रेखा पे वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण है कि वहां तापमान की अधिकता होती है, और इसका तापमान अधिक होने का मुख्य कारण भी क्या है कि यहाँ जो सूर्य की विकिरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ का तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा कर्क रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर चलते हैं या मकर रेखा से नीचे की ओर जो दक्षिणी ध्रुव है इसकी ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ भी जो दाब है वो बढ़ जाने के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक हो जाती है। यदि बात करें वायुमंडलीय आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की है, तो ये होती है 3 प्रकार की, जिसमें से पहली है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसी निरपेक्ष आर्द्रता को कहा जाता है वास्तविक आर्द्रता। वास्तविक आर्द्रता भी कहा जाता है इसी को। जो ट्रू ह्यूमिडिटी है वो है निरपेक्ष आर्द्रता। ये क्या होती है? यदि वायुमंडल के निश्चित आयतन, वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ये क्या कहलाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता या वास्तविक आर्द्रता कहलाती है। इसका जो मापन होता है उसकी इकाई की बात करूं तो इसकी इकाई क्या रहती है? वो रहने वाली है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन फीट, ग्राम प्रति घन मीटर। तीनों में से कोई सी भी तुम्हारे को यूनिट पूछ सकते हैं कि इसकी मापन की जो इकाई है वो क्या रहती है, तो वो इकाई रहती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन फीट, ग्राम प्रति घन मीटर। तो पहले प्रकार की जो आर्द्रता है वो है निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में कहा जा रहा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसका दूसरा नाम है वास्तविक आर्द्रता, ट्रू ह्यूमिडिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या होती है? वायुमंडल के निश्चित आयतन के अंदर उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा है उसी को कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। इसके मापन की इकाइयां क्या है? इसके मापन की 3 इकाइयां हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन फीट और ग्राम प्रति घन मीटर। दूसरे प्रकार की आर्द्रता की बात करें तो वह है सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता। सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता जिसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव
ह्यूमिडिटी, जिसके लिए शॉर्ट में जो टर्म काम में लेते हैं वो है RH। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण क्षमता, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। सीधा कहने का मतलब यह है, किसी भी निश्चित ताप पर वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर वायु द्वारा और आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसी के अनुपात को क्या कहा जा रहा है? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह रहे हैं इसको। इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है प्रतिशत इसकी इकाई है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो वायु मौसम भविष्यवाणी है, मौसम भविष्यवाणी जिसको कह रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग, जिसी को कहा जाता है मौसम पूर्वानुमान, यानी मौसम के बारे में पहले से सूचना दे देना या पहले से उसकी भविष्यवाणी कर देना, उसी को कहा जाता है मौसम भविष्यवाणी। तो इस मौसम भविष्यवाणी यानी मौसम पूर्वानुमान के अंदर जो आर्द्रता उपयोग ली जाती है वो कौन सी उपयोग में ली जाती है? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता का उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो आर्द्रता है उसका नाम है विशिष्ट आर्द्रता। तीसरी जो आर्द्रता है वो है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा यानी वायु के निश्चित भार में उपस्थित जल वाष्प का भार वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। ध्यान से सुनना, तीसरे प्रकार की जो आर्द्रता है उसका नाम है विशिष्ट आर्द्रता, यानी वायु के निश्चित भार के अंदर जो जल वाष्प उपस्थित है उसी को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई है वो है ग्राम प्रति किलोग्राम, और ये ऐसी आर्द्रता है जो तापमान और वायु दाब द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तापमान और वायु दाब द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। तीन प्रकार की आर्द्रता अपने पास में, एक है निरपेक्ष आर्द्रता,
वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को कहा जाता है वास्तविक आर्द्रता। और इसके मापन की जो इकाई है वो 3 इकाइयां हैं, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन फीट और ग्राम प्रति घन मीटर। दूसरे प्रकार की आर्द्रता है वो है सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ये वास्तविक आर्द्रता नहीं है, निरपेक्ष आर्द्रता और उसी तापमान पर वायु द्वारा आर्द्रता को ग्रहण करने की जो क्षमता है, इन दोनों का जो रेशियो आता है उसी को कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है प्रतिशत। और जो मौसम पूर्वानुमान होता है, जो मौसम भविष्यवाणी होती है, उसमें सबसे मुख्य जो घटक है वो कौन सा है? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता। इसकी मात्रा ज्ञात करके और जो वर्षा होने वाली है उसकी मात्रा का आकलन किया जा सकता है। इसी कारण ये वेदर फोरकास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आर्द्रता। तीसरे प्रकार की आर्द्रता है उसका नाम है विशिष्ट आर्द्रता। इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वायु के निश्चित भार के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा होती है या भार होता है उसी को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। इसकी इकाई रहती है ग्राम प्रति किलोग्राम। ये ऐसी आर्द्रता है जो तापमान और वायु दाब एयर प्रेशर दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा जब ऐसी परिस्थिति जिसमें वायु और आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती, तब ऐसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं या इस कंडीशन में क्या चीज देखने को मिलेगी? तो ऐसी कंडीशन में यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं वो तो कितनी आएगी? वो आएगी 100%। विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति जिसमें वायु और अधिक आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पा रही है, तब ऐसी कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी? 100% रहेगी। इसी कंडीशन में जो वायु होगी उस वायु को क्या कहा जाता है? ऐसी वायु कहलाती है संतृप्त वायु। संतृप्त या तृप्त वायु कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड एयर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो जल वाष्प को ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है, ये अब और आर्द्रता नहीं ग्रहण कर पा रही है। तब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा संतृप्त वायु में आपेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता कितने प्रतिशत मानी जाती है? तो वो है 100%। इसके साथ में ही एक टर्म और आती है जिसका नाम है औसांक ड्यू पॉइंट। औसांक या ड्यू पॉइंट क्या होता है? वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है। ऐसा तापमान जिस पर वायु सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कि ऐसा तापमान जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है औसांक या ड्यू पॉइंट कहा जाता है उसी को। इसके बाद में आता है
वाष्पीकरण, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जल के लिए अपन ने 3 फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था अपन ने, एक तो पढ़ा है तरल अवस्था। तरल अवस्था का उदाहरण बताया था जल की बूंदें। जब जल की बूंदें किस रूप में बदल जाए? गैसीय रूप में बदल जाती है। गैसीय रूप का उदाहरण क्या बताया था? जल वाष्प। तो यहां सीधा कहने का मतलब यह है, जब जल तरल रूप से गैसीय रूप में यानी जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। या इसको और डिफाइन करना चाहूं मैं तो जो धरातलीय सतह है, धरातलीय सतह है, उस सतह से जल वाष्प का उत्सर्जित होना। जैसा देखा गया होगा कि जो तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, उनका जो जल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? वाष्प के रूप में बदल के और वायुमंडल में उत्सर्जित होने लगता है। तो इसी घटनाक्रम को कहा जाता है वाष्पीकरण। और इसमें कौन सा फॉर्म चेंज हो रहा है? जो जल था वो तरल रूप में था, लिक्विड फॉर्म में था, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसेज फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में आ जाता है। ऐसा ही सेम घटनाक्रम एक और होता है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, या इसको कहा जाता है उत्संवेदन। इसको उत्संवेदन भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया होती है पहली बात तो पादपों से, जबकि वाष्पीकरण जो प्रक्रिया हो रही थी वो हो रही थी सतह से। इसमें क्या होता है? पादप का जो वायुवीय भाग है, पादप का वायुवीय भाग, वायुवीय भाग का मीनिंग क्या है? यहां पर जो धरातल यानी सतह के ऊपर जो पौधे का भाग है वो कहलाता है वायुवीय भाग। इस वायुवीय भाग के द्वारा जल वाष्प का उत्सर्जन होना, वो ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वायुवीय भाग में तना आता है, शाखाएं आती है, पत्तियां आती है। तो जब वाष्पोत्सर्जन को पढ़ा जाता है तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। और यहाँ जो मुख्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। और रंध्र पाए जाते हैं कहाँ पर? पत्तियों में। तो मुख्य रूप से क्या पढ़ा जाता है कि पौधे का जो पत्तियों वाला भाग है, इन पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जो पौधे में तरल रूप में जल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसीय रूप में यानी जल वाष्प के रूप में, और वो वायुमंडल में बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसी घटनाक्रम को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो वायु ये आर्द्रता है ये बनी रहती है। या मैं कह सकता हूं कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता के जो मुख्य स्रोत है वो 2 माने गए हैं, ट्रांसपायरेशन और दूसरा है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। दोनों में जल जो है वो गैसीय रूप में यानी जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में रिलीज हो रहा है। लेकिन दोनों का मुख्य डिफरेंस क्या है? यदि वाष्पोत्सर्जन है तो ये पादपों की सतह से होता है, और वाष्पीकरण है तो वो धरातलीय सतह से होता है। तालाब, सागर, महासागर, समुद्र, इनकी सतह से हो रहा है। यहां और विशेष बात क्या ध्यान रखनी है? 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जल है तो ये किस रूप में है? तरल रूप में है।
ये कन्वर्ट होगा किसमें, गैसीय रूप में, यानी जल वाष्प वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा। तो वाटर वेपर कौन सा फॉर्म आ गई, गैसीय रूप। इसके लिए कितनी ऊर्जा या कितनी ऊष्मा खर्च होनी है, तो वह है 600 कैलोरी। क्या ध्यान रखना है, जब 1 ग्राम जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसमें कितनी ऊर्जा या कितनी ऊष्मा काम में आ रही है, तो वह है 600 कैलोरी। अब यहां क्या समझना है कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी किसको कहेंगे, 1 ग्राम जल का तापमान, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कैलोरी। यहां क्या ध्यान रखना है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, कैलोरी कहलाती है। और 600 कैलोरी जो ऊर्जा है वो खर्च होती है 1 ग्राम जल को तरल रूप से गैसीय रूप में बदलने के लिए। यहाँ वायुमंडलीय आर्द्रता की बात कर रहे थे, इसका जो महत्व है वो विशेष ध्यान रखना है। जो सामान्य रूप से जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो कितनी सूटेबल बताई गई है, 50 से 70% आर्द्रता सूटेबल मानी गई है। जो मानव है उस मानव के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो आर्द्रता की जरूरत होती है वो होती है 60%। 60%। तो नॉर्मल जो आर्द्रता है वो कितनी ध्यान में रखनी है अपने को, 50 से 70%। यदि इसके महत्व की बात करूं मैं, तो पहला महत्व लेना चाहूंगा मैं, जो पत्तियों का आकार है, ये पत्तियों का आकार डिपेंड करता है वायुमंडलीय आर्द्रता पर। 2 उदाहरण है मेरे पास, एक है आर्द्र क्षेत्र ह्यूमिड रीजन और दूसरा है एरिड शुष्क क्षेत्र। तो जो पत्तियों का आकार है, जो लीफ साइज है वो एरिड रीजन में ज्यादा होती है और जो शुष्क रीजन है उसमें लीफ की जो साइज होती है वो कम होती है। अब इसको समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा। यहाँ 2 प्रकार के बल या फोर्स की बात करनी है। ये है कोशिका। कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसको कहा जाता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। जितने भी सजीव होते हैं उनका जो जीवन का भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो पुरकिंजे ने दी है और इसको जीवन का जो भौतिक आधार है वो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कह रहे हैं अपन जीव द्रव्य और ये है सेल वॉल। जब आर्द्रता बढ़ती है तब इसके अंदर नमी अवशोषित होती है, यानी पानी एंट्री लेता है इसके अंदर, जिसके कारण ये जीव द्रव्य फूलने लगता है और ये सेल वॉल के ऊपर एक दबाव डालता है जिसी को कहा जाता है टीपी। टीपी का मीन्स यहाँ क्या है, टर्गर प्रेशर। टीपी का मीन्स क्या है, टर्गर प्रेशर, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्फीति दाब कहा जाता है इसको। यानी जब पानी एंट्री लेगा जीव द्रव्य के अंदर तो जीव द्रव्य फूलने लगेगा। इस फूलने वाला रूप को ही क्या कहा जाता है, स्फीति कहा जाता है, टर्जिडिटी कहा जाता है। और जब ये फूलेगा तो ये कोशिका भित्ति के ऊपर एक दाब क्रिएट करेगा, इसी दाब को कहा जाएगा स्फीति दाब।
यदि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कोशिका है ये फट जाएगी, जिससे कि जो जीव है वो मर जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो ये सेल वाल है, ये सेल वाल भी क्या करती है, इसी के बराबर मात्रा में इस जीव द्रव्य के ऊपर एक प्रेशर दबाव बनाती है, जिसको कहा जाता है वाल प्रेशर, WP, वाल प्रेशर। वाल प्रेशर को हिंदी में क्या कह रहे हैं, भित्ति दाब कहा जाता है। तो यहां बात क्या है, यहां TP बराबर होता है WP, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो होती है अपोजिट, यानी इनका अमाउंट सेम रहता है लेकिन इनकी डायरेक्शन रहती है अपोजिट। तो यहां स्फीति दाब बढ़ने के कारण जो कोशिका है उसका आकार बढ़ जाता है। तो यहां पत्तियों का आकार डिपेंड कर रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता कैसी है। यदि आर्द्र है तो उसकी पत्तियों का जो आकार है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी एंट्री लेगा तो जीव द्रव्य फूलेगा, और जीव द्रव्य फूलेगा तो कोशिका का आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे पत्तियों का आकार बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरे महत्व की बात करें तो दूसरा महत्व अपने पास में वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, जो ट्रांसपायरेशन रेट है, वो घटती है। क्यों? वायुमंडलीय के अंदर यदि आर्द्रता बढ़ती है तो जो तापमान है, तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने पे जो तरल रूप था वो गैसीय रूप में यानी जल वाष्प के रूप में नहीं बदल पाता है, या धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जिस कारण वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यहां क्या इफेक्ट होने वाला है, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो जो जल की मात्रा है वो जल की मात्रा घटती है, और जल की मात्रा घटती है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी क्या होती है, घटती है। यहां कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, सबसे पहले जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये यदि घटती है तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो पौधे के अंदर जो जल है उसकी मात्रा क्या होगी, घटती है। यदि जल की मात्रा घटती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, घटने लगती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, जल जरूरी है। जल की मात्रा ही कम रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी, प्रभावित होगी, यानी घटने लगेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट महत्व है कीट और रोग। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आपेक्षिक आर्द्रता है, यदि ये बढ़ती है तो पादपों के अंदर जो रसीलापन है वो क्या होता है, बढ़ता है। और रसीलापन बढ़ता है तो जो चूसने वाले कीट है, जो रस चूसने वाले कीट है, या मैं कह सकता हूं जो चूसक प्रकार के कीट है, इनका प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मोएला, एफिड,
मोइला को इंग्लिश में करें एफिड, जेसिड, हरा तेला, टेपा, ये सभी क्या है, मुलायम कीट है। और इनका जो मुख्य कार्य है, ये पौधे के रसीले भागों से क्या करते हैं, जल को या पानी को चूसते हैं, या जो पौधों के अंदर रस भरा हुआ है उस रस को चूसते हैं। जब वायु में सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है तो पौधे कैसे हो जाते हैं, रसीले हो जाते हैं। और रसीले होने के कारण जो चूसक कीट है इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जो था वायुमंडलीय आर्द्रता। ऐसी जो आपको डेली क्लासेज मिलने वाली है, इन क्लासेज की मदद से आप कक्षा 11 एग्रीकल्चर, जेट का जो कोर्स होने वाला है, आईसीआर का जो कोर्स होने वाला है, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्सेज है, उसकी आप तैयारी आसानी से घर बैठे और मुफ्त में आप तैयारी कर सकते हैं। इनके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये मेरा दावा है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका जो कंटेंट रहेगा, जो यहाँ क्लासेज मिलने वाली है, इस क्लासेज से आपको एज इट इज 55 जो 60 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। तो इन क्लासेज को कंटिन्यू देखते रहिए और अपने साथियों के साथ भी इस क्लासेज को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।